बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। एयरफोर्स के अंदर जो न्यू वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं आज हम उनकी डिटेल चेक करेंगे। जैसे जीडी पायलट हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक ब्रांच, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और एयर डिफेंस। इनके अंदर कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, होप सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारा कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल ऐड से चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने जो ओपन है वो ऑफिशियल इनकी ऐड ओपन है। यहाँ पर 31 अगस्त से लेकर जो है ना वो 8 सितंबर तक आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी बारी देखते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल पर जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हमारे पास आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने एयरफोर्स के टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, 100% गारंटी है कि कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारी ऐप अवेलेबल है, हम आपको ऐप सेंड करेंगे, उसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, PDF के जो नोट्स हैं वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मॉक टेस्ट यहाँ पर आप इस ऐप के अंदर दे सकते हैं और इसके साथ साथ स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है जिसके अंदर आपको ऐड किया जाएगा। ये लेक्चर्स आप जितनी दफ़ा चाहें सुन सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई गई हैं और हर एक चीज़ आप 1000 दफ़ा सुनना चाहें, जब तक क्लियर नहीं हो जाता तो इसको आप जो है ना वो सुन सकते हैं। इसमें हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आप ये ऐप बाय करते हैं तो आप तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर ईजीली जो है ना वो सारा का सारा प्रिपेयर कर लेंगे एयरफोर्स की तमाम ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी आपका आ गया जीडी पायलट, ठीक है, ये पहली हमारे पास पोस्ट है। अब जीडी पायलट के अंदर हमारे पास जो इसके क्राइटेरिया है उसको आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये है कि ये जो एज है ना वो 16 से लेकर आपकी 22 ईयर होनी चाहिए, लेकिन 2024 के अंदर अप्रैल के मंथ के अंदर आपकी जो है ना वो मिनिमम 16 ईयर बन जाए और मैक्सिमम जो है ना वो 22 ईयर हो। अगर हम नेशनैलिटी की बात करें तो मेल और फीमेल जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं वो दोनों ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटस जो मैरिटल है वो आपका अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड या डाइवोर्स या सेपरेटेड इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट की बात करें तो 5 फीट एंड 4 इंच आपकी हाइट रिक्वायर होती है और 163 सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर में बनता है। अगर हम VN की आई साइट की बात करें 6x6 विद एंड विदाउट ग्लासेस आपकी हाइट जो ना वो आई साइट होनी चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। एक तो यहाँ पर ये चेंजिंग आई है कि 65% वाले इस दफ़ा एलिजिबल होंगे, पहले 60% था। आपका FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS वाले इनका 65% होना लाजमी है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि आप FSC जो प्री इंजीनियरिंग वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। नीचे कुछ उन्होंने A लेवल वगैरह वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जाहिर है, लेकिन यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स जो है उन्होंने कंपलसरी कर दिए हैं। यहाँ पर विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स, मतलब फिजिक्स कंपलसरी है, उसके साथ 2 सब्जेक्ट हैं। मैथ आपके ICS वालों का लाजमी होना चाहिए, उसके अलावा आपका यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग वालों का तो होता ही है, साथ में जो ICS वाले ये स्टैटिक्स वगैरह रखे हुए या जो भी इन्होंने रखा हुआ, कंप्यूटर साइंस इनकी तो होगी, जाहिर ICS वाले। बायोलॉजी जो है ना वो मेडिकल वालों की है। तो इनमें से आपके जो है ना 2 मिनिमम सब्जेक्ट यहाँ पर लाजमी होने चाहिए। अगर 2 इसमें से नहीं आपके हैं तो चाहे आप जो भी कर रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। आगे हमारे पास जो वैकेंसी आ जाती है वो आ जाती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसका भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना वो देख लेते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो अगर हम डिटेल जो है ना वो चेक करें तो इसके अंदर सेम क्राइटेरिया है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी चेंज है। बाकी ये देखें ना, एज वगैरह वही है, ठीक है, मेल और फीमेल इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और जीडी पायलट ये 2 पोस्टों पर सिर्फ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पर नहीं कर सकते। बाकी पर सिर्फ और सिर्फ मेल एलिजिबल है और इसमें सिर्फ फीमेल है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड जीडी पायलट। अनमैरिड होना चाहिए सारों के अंदर और हाइट की रिक्वायरमेंट सेम है। और फीमेल की हाइट आप चेक कर लें 4 फीट एंड 10 इंच, यानी कि 147 सेंटीमीटर हाइट जो है वो फीमेल के लिए है और मेल के लिए कितनी है 5 फीट एंड 4 इंच 5.4 और 163 सेंटीमीटर है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी वही हमारे पास आ जाता है, 65% वाले जो है ना वो रिक्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ FSC प्री इंजीनियरिंग वाले जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, मतलब वो गर्ल्स, वो बॉयज़ जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है वो अगर करना चाहें तो सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पर अकेले पर अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ना यहाँ पर ICS वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस पोस्ट पर सिर्फ एक तरह के स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर
सकते हैं। इसके अंदर ए लेवल वगैरह लिखा हुआ जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री ये मैथ वगैरह लाजमी हो। बाकी हमारे पास वही है डिप्लोमा जो है DAE वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये उसके अंदर भी मैथ वगैरह का पोर्शन क्योंकि इंक्लूड होता है तो वो अपना देख लीजिएगा। आगे हमारे पास ए डिफेंस है। ए डिफेंस का भी सेम क्राइटेरिया है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ मेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी क्राइटेरिया यही है कि FSC प्री इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया, और बाकी सारा जितना भी मैरिटल स्टेटस है, आपका सिटीजनशिप है और उसके बाद हाइट है वो सेम है जितनी हमने ऊपर बताई है। आगे हमारे पास आ जाता है जी एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी जो आपका होता है कोर्स। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इन सारे कोर्सेज़ को अगर आप पास कर लेते हो ISSB वगैरह, तो इनकी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 4 ईयर का होता है। 4 ईयर के बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर होती है। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना, जो जैसे ही हमने GD पायलट का, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का ये सारा पढ़ा, बिल्कुल सेम यही वाला क्राइटेरिया उसी तरह का है, ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास परसेंटेज 65% है, ये सारे सेम के सेम है, आप जिसमें मर्जी। सेम हमारे पास जो है ना वो लॉजिस्टिक ब्रांच है, उसका भी क्राइटेरिया हमारे पास जैसे ऊपर बाकी आई हैं ब्रांचेस उसी तरह के हैं। यहाँ पर भी हमारे पास सारे जो है ना वो सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मैथ एलिजिबल है, बाकी सारों में 3 तरह के या 4 तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारे पास होगी कुछ 5 आई थिंक सो ब्रांचेस हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अगर हम देखें तो उनको आपने ध्यान से देखना है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो नोट डाउन करनी है। ये कुछ कंपलसरी चीज़ें हैं जो कि जहन में लाजमी रखनी है। सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.joinpef.gov.pk उस पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा जी आपका ये जो टेस्ट वगैरह है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स विद द प्री मेडिकल बैकग्राउंड, इंग्लिश और फिजिक्स होगी हमारे पास कंपलसरी। ऑल कैंडिडेट्स विद प्री इंजीनियरिंग ICS DAE वाले उनका परमानेंट कमीशन है तो वो इंग्लिश फिजिक्स और मैथ ये वाले जो है ना वो उनका पार्ट होगा। जो मेडिकल वाले हैं ना उनका बायोलॉजी का पार्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई ये बताए कि भाई मेडिकल वाले मैथ इंक्लूड नहीं, अगर मैथ इंक्लूड नहीं है ना तो उसका अल्टरनेटिव उन्होंने बायोलॉजी ऐड नहीं किया, ठीक है। आपका सिर्फ और इंग्लिश और फिजिक्स होगा। बाकी हमारे पास जो बाकी हैं इंजीनियरिंग वाले ICS वाले या DAE वाले, उनके 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, फिजिक्स है और मैथ है। वो 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट देंगे, लेकिन जो प्री मेडिकल वाले हैं वो 2 सब्जेक्ट्स का टेस्ट देंगे। एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, बाकी वर्बल नॉन वर्बल तो सारों का होता है। आगे फिर ये ग्रेजुएशन के बारे में लिखा हुआ है कि उनका एकेडमिक जो है ना वो उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, जो भी आपके ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई कर रहा है। उसके बाद जी इनिशियल मेडिकल और जो आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा वो INS सेंटर के अंदर आपका लिया जाएगा। फिर ये जो फिजिकल टेस्ट है ये इंक्लूड किया गया, इसके अंदर रनिंग है, मैं आपको अलग से इसका बताऊंगा, जिसमें 1 माइल है और 1 माइल आपने करना है जी 8 मिनट के अंदर आपने 1 माइल कवर करना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पुशअप वगैरह की, तो पुशअप भी यहाँ पर है 15 पुशअप हैं आपके 2 मिनट्स के अंदर करने हैं। सिटअप्स जो है ना वो आपके 20 हैं और ये आपने 2 मिनट्स के अंदर करने हैं। चिनअप्स जो है ना वो आपके 3 हैं और ये आपने करने होते हैं 2 मिनट्स के अंदर। अगर फिजिकल टेस्ट ऐड किया गया तो इसका मतलब है इसमें भी आप फेल हो सकते हैं। अगर रिटर्न के अंदर पास है, इसमें भी आपने कुछ कमी कुताई की, मतलब बिल्कुल ही एक टेस्ट को फेल कर दिया, तो ये इस तरह होता है कि कुछ पॉइंट्स नहीं होते कि एक पॉइंट अगर आपका कम आ गया तो दूसरे के वहाँ पर इंक्लूड करके आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपका जो है ना वो सारा सेटअप जो है ना वो देखा जाता है। एक भी अगर आपने टेस्ट फेल कर दिया तो फिर आपका ये वाला फेल हो गया। बाकी नीचे थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि फिर शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उनको ISSB की कॉल्स वगैरह आएंगी। ये ISSB आर्मी के अंदर ऐसा होता है कि PMA वगैरह इंटरमीडिएट की बेस पर जो टेस्ट दे रहे होते हैं उनको हर एक को ISSB की कॉल आनी ही आनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट की बेस पर दे रहे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट किस बेस पर किया जाता है? आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स होते हैं उनका एग्रीगेट और जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, एग्जामिनेशन होता है जो आपका वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक, और उसके अलावा आपका फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल, इन सारों को दे के पॉइंट्स को मिला के आपका मेरिट बनता है और मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपको ISSB की कॉल आती है। ISSB की जो आपके सेंटर है वो कोहाट के अंदर है, गुजरांवाला में है, मलेर में है और क्वेटा में है। इस 4 सेंटर के अंदर आपको कहीं पर भी सेंटर के अंदर बुलाया जा सकता है। ज़्यादातर आपके डोमिसाइल जो है ना उससे अंदाज़ा किया जाता है कि कौन सा सेंटर आपको करीब पड़ता है, ठीक है। फिर आपका फाइनल मेडिकल होता है। अगर आप ISSB क्लियर हो जाते,
CMB लाहौर के अंदर। और उसके बाद ये बाकी आगे टेस्ट मैं डिटेल आपको बता दूंगा जब हम 1 बाय 1 एक एक जो डिसिप्लिन है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो ऐसे फिर फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है FAT GD पायलट वालों का सिर्फ होता है, बाकियों का और तरह के होते हैं, ठीक है। और GD पायलट कैंडिडेट वुड बी द इंडक्टेड इन द CAE फॉर BE डिग्री प्रोग्राम एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट्स, मतलब सर्विस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको BE डिग्री करवाई जाएगी। फिर वाइल रिमेनिंग कैंडिडेट्स वुड अंडरटेक BS इन एविएशन मैनेजमेंट। जिस का आपका डिसिप्लिन होगा, जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर आपका एनरोल किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू बाय AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड फॉर CSE कैंडिडेट ओनली, और ये बल्कि उनका दूसरों का फिर हेडक्वार्टर जो हेडक्वार्टर है उनसे आपको जो है वो मेरिट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन वगैरह होगी, उसके बाद फिर आपको अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पर नीचे जो है ना वो होप सर्टिफिकेट आ जाता है। ये वाला जितना भी आपका लिखा हुआ है ये होप सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है कि सिंपल मैं आपको इसका बता देता हूँ कि होप सर्टिफिकेट से मुराद है यहाँ पर ये जो 70% मार्क्स है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ 70% जिनके पार्ट 1 के अंदर FSC के पार्ट 1 के अंदर एग्जाम में 70% अवेल किए हैं वो ही जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट फिर आपने बनवा के ले जाना होता है अपने कॉलेज से, और कॉलेज में जो प्रिंसिपल होता है उसको ये कहना होता है कि आप इंटरमीडिएट में जो होप सर्टिफिकेट ये होता है ना, तो होप जो है वो 70% का आप यहाँ पर होप सर्टिफिकेट बना दें और वो आपने साथ में लेके जाना होता है। फिर आगे ये खैर ग्रेजुएशन का उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये कुछ इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूँ। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन से मुराद है कौन कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले कोई गवर्नमेंट सर्विस के अंदर थे या कोई भी उन्होंने फोर्सेस को ज्वाइन किया हुआ था, फिर वो वहाँ से डीमेरिट हो गए, मुअत्तल कर दिए गए, किसी पॉलिसी को वायलेट उन्होंने कर दिया, या आप पे किसी किस्म का जो एलिगेशंस लगे हुए हैं, आप एक्यूज्ड हो, मतलब आप एज अ क्रिमिनल FIR वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, तो फिर जो है ना वो आप क्या करेंगे, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब कोई भी इस तरह की यहाँ पर लिखा वंस रिजेक्टेड बाय ISSB फॉर इंटरमीडिएट ग्रेजुएट PMA, ये वो सारा कुछ ही आप जो है ना वो खुद पढ़ लें। हाँ, एक और चीज़ है कि डिवाइस स्क्रीन आउट टेस्ट, लेकिन अभी ISSB में स्क्रीन टेस्ट नहीं होता, तो 120 डेज़ का गैप जो है, मिसाल के तौर पर आपने आर्मी में अप्लाई किया था, उसकी ISSB अभी आपने रिसेंटली दी है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो 120 दिन का गैप होना चाहिए 2 ISSB के अंदर। आप 2 ISSB दे सकते हो, चाहे दोनों आर्मी की दे दें, चाहे एक एयरफोर्स की एक आर्मी की, या दोनों ही एयरफोर्स की दे दें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटरमीडिएट की बेस पर आप 2 जो है ना वो ISSB दे सकते हैं, थर्ड टाइम आफ्टर द ग्रेजुएशन दे सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर ये देखें ना, कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एनी हीनियस ऑफेंस, अगर आपको कोई भी किसी किस्म की इल्ज़ाम वगैरह एलिगेशंस लगे थे, फिर डिसमिस्ड, रिमूव, डिबैरेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्स वगैरह चाहे, और उसके अलावा जी परमानेंट डिक्लेयर, हाँ ये वाला भी, अगर आप किसी टेस्ट सेंटर के अंदर गए और वहाँ पर आपको मेडिकली परमानेंटली अनफिट कर दिया गया, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर एक लेटर होता है। उसके बाद यहाँ पर ये बार बार यही कह रहे हैं कि आर्मी ऑफिस, मतलब अगर आप कोई एकेडमी वगैरह या ये वो इस तरह के इंस्टीट्यूट से ऑन द ग्राउंड जो है ना वो विदड्रा, डिस्चार्ज, रिज़ाइन और परचेज रिलीज फ्रॉम एनी आर्म फोर्सिंग, कोई सिफारिश वगैरह का या इस तरह का कोई आपके खिलाफ पता चलता है, कोई चीज़ पता मिलती है, तो क्लू मिलता है, तो फिर आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। ये कुछ चीज़ें हैं, ये इतनी खास नहीं होती कि ज़ाहिर इंटरमीडिएट लेवल पर आपने इतने बड़े तो हंगामा नहीं किया होता। ये हमारे पास जी आज की ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल ऐड थी, उसके अंदर मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई हैं इंटरमीडिएट के लेवल पर, आपको बताया हमने कि कौन कौन सी एज है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक बात आपको मैं वाज़े तौर पर बता दूँ, जो कि ऐड के अंदर हमने पढ़ा कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट से मुराद ये होता है कि आपका जो मेरिट है बनना है वो कंपटीशन से बनना है, मतलब आपको पास होना नहीं है, पास नहीं होना, यहाँ पर compete करना है। compete करने से मुराद ये है कि अगर जो टॉप उन्होंने सेलेक्ट करने हैं, अगर आपको उसका नाम उसमें जो आपका नेम है फॉल कर रहा है, तो आपको भी ISSB की कॉल या कॉल लेटर आएगा। लेकिन अगर आप पास हैं और मेरिट पर नहीं आ रहे, मिसाल के तौर पर मेरिट उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए थे 100 में से 90% वाले हैं वो सारे उन्होंने सेलेक्ट करने, 90 से बिलो वाले नहीं करने। तो आप अगर 90 से बिलो हैं और आपका पास तो आप हो चुके हो, लेकिन मेरिट के अंदर नाम नहीं आएगा, मेरिट में नाम नहीं आएगा तो फेल होना और पास होना एक बराबर होता है, ठीक है। तो मेरिट में आने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, compete करना पड़ेगा, और ये जो एक रेस है इसको थोड़ा सा आपने तेज़ भागना है यहाँ पर। और इस चीज़ की गारंटी है, अगर आप हमसे बाय करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, तो बड़ा इजी हो जाएगा, पास होना बहुत इजी हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, टाइम का इशू नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट होता किस तरह का है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वो लाजमी हमसे नोट्स वगैरह बाय करें, ताकि आपका टाइम बच सके और आप जो ना वो टाइम पे अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।